हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस किया था और मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि इनके n और n-1d n और n-1d के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है और इस वजह से क्या होता है, इनके वैलेंसी शेल के जो ns2 के ये s के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये वेलेडियम है, ये वेलेडियम बता रखा है मैंने, वेलेडियम है 3d3 तो ये 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो v+2 फॉर्म हो गया। और v+2 फॉर्म होने के बाद उसके बाद जैसे जैसे हम एनर्जी देते हैं तो ये v+3 बन गया, ठीक है, फिर ये v+4 बन गया, ये v+5 बन गया। तो ns से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यानी 4s से, उसके बाद n-1d यानी यहाँ पर 3d से सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1-1 करके बाहर आते हैं और वो स्टेबल स्टेट में आते हैं। v+5 का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, v+5 में आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि इसके जैसे स्कैंडियम है तो स्कैंडियम में क्या है, स्कैंडियम में 3d से 4s से दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d का एक निकलता है तो +2 और +3 बनता है। पर मैंने आपको बताया था स्कैंडियम एक सिंगल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो स्कैंडियम सिंगल ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, वो डायरेक्ट +3 में जाता है, इसका +2 नहीं बनता है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल के स्कैंडियम +3 अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो स्कैंडियम से लेके Mn तक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 से +7 तक जा रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि n-1d ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, हाफ फील्ड d ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो रहे हैं, पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद फुल्ली फील्ड d ऑर्बिटल्स स्टार्ट हो गए। आयरन में एक फुल फील्ड d ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेस रिएक्टिव हो गए और ये चारों पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल्स है, इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो स्कैंडियम से लेके Mn तक n-1d में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से +3 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जारी है, क्योंकि 2 ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 5 ये निकलेंगे। उसके बाद आयरन से फुल फील्ड d ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो गए और इस वजह से क्या हो गया, वापस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई। मैंने बताया था कॉपर +2 एक्सेप्शन है, उसको हम हो सकता है आज वाली क्लास में डिस्कस हो जाए, नहीं भी तो नेक्स्ट वाली क्लास में तो हो गई। और मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट, अब ये दो डिफरेंट टर्म्स हो गई। अभी तक तो हमको शुरू में तो ऐसा लगा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट दोनों एक ही टर्म है, पर डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर टू डिफरेंट टर्म्स, टू डिफरेंट पॉइंट्स, कंसेप्ट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हम उनको कहते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, यानी स्कैंडियम 2z। और ट्रांजिशन एलिमेंट हम उनको कहते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट 1 पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल हो, आइदर इट्स ग्राउंड स्टेट और किसी एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। ग्राउंड स्टेट मतलब न्यूट्रल स्टेट में, जैसे स्कैंडियम का ग्राउंड स्टेट या न्यूट्रल स्टेट में 1, टाइटेनियम के 2, वेलेडियम में 3, क्रोमियम में 5, Mn में 5 पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल है और आयरन में 1, 2, 3, 4 पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल है, निकल कोबाल्ट में 3 और निकल में 2 पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल है। तो स्कैंडियम से निकल तक की ग्राउंड स्टेट में यानी न्यूट्रल स्टेट में पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेशन, ये कंप्लीट डेफिनेशन तो ये है ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोस व्हिच हैव पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स, which have partially filled d orbital in their neutral state or any one of stable oxidation state। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल हैं, लेकिन कॉपर के केस में ग्राउंड स्टेट और न्यूट्रल स्टेट के अंदर तो पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, बट उसका जो +2 बनता है, जो मैं लास्ट क्लास में बताया था, +2 बनता है, जो मैंने बताया था कि अगर मैं कॉपर +2 की बात करूं तो ये कॉपर +2 बना दिया, तो
कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d10 4s2। अब दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक ये निकला और एक ये निकला, तो कॉपर के अंदर कॉपर +2 में क्या हो जाएगा 3d9। तो कॉपर +2 में एक पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है, इस वजह से हम कॉपर को भी ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर करते हैं, बट जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि जिंक के न्यूट्रल में भी जिंक के न्यूट्रल स्टेट में भी ग्राउंड स्टेट में भी सारे फुल फिल्ड d ऑर्बिटल +2 करोगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और ये पांचों ही पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल नहीं है, पांचों ही फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल्स है। तो जिंक इज नॉट कंसीडर इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। खैर, अब अपन ने उसके अलावा भी आगे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आप देखो, अब हम तो पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो देखें, तो यहां पर ये देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या आ रहा है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट शोस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ, ये लिखा हुआ है ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ NS, ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ NS and N-1d इलेक्ट्रॉन्स in bonding because the energies of NS on N-1d सबशेल is very close, यानी बात बहुत पास में है। ठीक है, इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है ना, जैसे ये तो हो गया +1 2 +6 और ये +1 2 +2 2 +7। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है a transition element may be defined as an element whose atom in the ground state or ion in common oxidation state has partially filled d orbital or incomplete d subshells, has electron 1 to 9, it is called transition element। जो मैं अभी डिस्कस किया मैंने, जैसे कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसमें d9 था। ठीक है, तो अब इस हिसाब से जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। अब दूसरा है, ये सारे पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आपको नोट्स बनाने के लिए मैंने यहां पर पैरेलल ये लिखे हैं। तो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ आउटर NS एंड इनर N-1d इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। अब डिस्कस हो चुका है ये। एक्सेप्ट स्कैंडियम, ये रहा एक्सेप्ट स्कैंडियम द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज +2। द ऑक्सीडेशन स्टेट अराइज फ्रॉम द लॉस ऑफ 2 NS इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें भी एक्सेप्ट आ जाएगा क्रोमियम एंड कॉपर, इसमें भी क्या आ जाएगा एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर। तो अब आपका ये कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं इन्हीं कंसेप्ट्स को लेके। तो अब देखो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो अब इसको हटा ही देते हैं, अपन यहां डिस्कस करते हैं। तो अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑब्जर्व इन फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। अब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ऐसा कैसा क्या है कि फ्लोरीन के कंपाउंड और ऑक्सीजन के कंपाउंड में सेंटर एटम पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मतलब समझो, जैसे आपने देखा होगा, चाहे पी ब्लॉक जिन्होंने पढ़ लिया या 11 से देखते आ रहे हो, तो IF7 होता है। ठीक है, यानी ClF3 होता है। ठीक है, SF4 होता है, PF5 होता है, यानी PF5 नहीं, सॉरी, हाँ ओके, PF5 होता है। तो कहने का मतलब SF6 भी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ना फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है वो किसी एलिमेंट के सेंटर एटम को, जैसे ये आयोडीन है तो आयोडीन पे यहाँ +7 हो गया, क्लोरीन पे यहाँ +3 हो गया, सल्फर पे +4 हो गया, फास्फोरस पे +5 हो गया, सल्फर पे +6 हो गया। तो ये है, यहाँ आयोडीन सेंटर एटम है, यहाँ क्लोरीन या सल्फर या फास्फोरस या सल्फर ये सेंटर एटम है। यानी फ्लोरीन और ऑक्सीजन जिनके साथ भी जुड़ते हैं, ठीक है, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को हायर लेवल तक ले जाते हैं। वो की वो चीज हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में भी। ठीक है, जैसे KMnO, जैसे हम देखते हैं KMnO4 में MnO4 माइनस है। ठीक है, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, Mn पर X ले लो, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, इक्वल्स टू -2, तो X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KMnO4 है, सॉरी, KMnO4 होता है ना, MnO4 माइनस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, Mn पर +7 आ जाएगा।
यानी MnO4 जिसको पर मैग्नेट आयन बोलते हैं, इस पे Mn पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिमिलरली अगर मैं K2Cr2O7 की बात करूं, K2Cr2O7 क्या देता है? डाइक्रोमेट आयन देता है। और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो इस पे 2x ले लूंगा, 7 ऑक्सीजन है, -2 इक्वल्स टू -2, तो 2x इक्वल्स टू +12, ये -14 उधर जाएगा, +12 हो जाएगा, और तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? +6। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसी तरह से MnF5 भी होता है, MnF7 भी होता है। तो ये जो हायर मतलब क्रोमियम हुआ, चाहे वेलिडियम देख लो, V2O5 में वेलिडियम पर +5 है, ठीक है। तो मेरा ये है कि ये जो पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये है कि ना फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ऐसा क्या है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ऐसा क्या है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन किसी एलिमेंट से जब कंबाइन करते हैं तो उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक भी खींच के ले जाते हैं। तो ये रीजन जो है वो आयरन और ऑक्सीजन का है। आयरन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। आयरन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। आयरन और ऑक्सीजन का जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो सॉरी, मैं वापस क्लियर कर दूं, आयरन नहीं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों का साइज स्मॉल है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों का जेड इफेक्ट ज्यादा है। तो जब ये किसी एलिमेंट जैसे Mn के पास गए, क्रोमियम के पास गए, आयोडीन के पास गए, सल्फर के पास गए, तो ये इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने में एबल होते हैं। यानी आप इसको यूं समझो कि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ये दोनों के दोनों पावरफुल मैग्नेट है। तो सामने जो निडल्स पड़ी है उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसको अपनी तरफ खींच के और उससे बाइंड कर लेते हैं। तो यही वाली बात इनके साथ आती है कि आप ये समझो कि जो फ्लोरीन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है, फ्लोरीन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, इनका जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पावरफुल ढंग से खींच पाते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो क्या होता है कि जब किसी एलिमेंट के साथ ये कंबाइन करते हैं, तो जिस भी एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उनसे वो कंबाइन कर लेते हैं। तो क्या हुआ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के पास गए, उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन खींच के अट्रैक्ट होके किस तरफ शिफ्ट हो गए, फ्लोरीन या ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो क्या हुआ, उस सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर चली गई। लेकिन दूसरे एलिमेंट जैसे क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, ये एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो इनका जेड इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो इनमें ये एबिलिटी नहीं है, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये सामने वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाए। कौन? कार्बन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, फास्फोरस। तो ये जो एलिमेंट हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सामने वाले एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को हायर नहीं कर पाते हैं। तो ये रीजन है। इसीलिए आप कभी भी देखोगे, चाहे वो पी ब्लॉक एलिमेंट हो, चाहे एफ ब्लॉक एलिमेंट हो, चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट हो, ठीक है, इन एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही जाएगी। अब यूं देखा जाए तो हाईएस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन कौन सा एलिमेंट, फ्लोरीन और ऑक्सीजन कौन सा एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट जिसके साथ वो कंबाइन कर रहा है, ठीक है ना, वो उसको हायर, ये कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, ये कोई भी एलिमेंट है, इससे फ्लोरीन कंबाइन कर रहा है और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो फ्लोरीन
जब इससे कंबाइन करेगा या फिर ऑक्सीजन करेगा, इन दोनों में से एक की बात कर रहा हूं, तो दोनों ही ये दोनों एलिमेंट इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को हायर लेवल तक ले जाते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और साइज छोटा है, तो ये इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्लोरीन इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। और ये एलिमेंट मजबूर है क्योंकि इसका जेड इफेक्ट इतना ज्यादा है कि इसके न्यूक्लियस, इस एलिमेंट का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाता है फ्लोरीन की तरफ जाने के लिए, क्योंकि इस फ्लोरीन का जेड इफेक्ट ज्यादा है, सिमिलर फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, इसीलिए ये दोनों एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से जब कंबाइन करते हैं तो इस एलिमेंट को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने में सक्षम होते हैं, एबल होते हैं ये दोनों। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन ये कि इन दोनों में से कौन ज्यादा एबल है। 90% स्टूडेंट का आंसर आता है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। नहीं, ऑक्सीजन है। अब रीजन क्या है, क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, यानी फ्लोरीन एक टाइम पर एक ही इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ लाएगा और ऑक्सीजन एक ही टाइम पर दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के लाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा एबिलिटी होती है किसी भी एलिमेंट को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने के लिए। यानी ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाता है किसी भी सेंटर एटम के साथ। ये ध्यान रखना, तो जब किसी कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में आ जाए तो ऑक्सीजन पे टिक करना। और अब क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये है, जैसे हम Mn की बात करें तो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, Mn+2, Mn+3, Mn+4, Mn+5, Mn+6, Mn+7। तो देखो अब Mn पर अगर +2 है, +3 है, +4 है, +6 है, सॉरी +5 है, +6 है और +7 है। तो अगर Mn, तो हमको ये मालूम है कि अगर ये Mn का स्फीयर है तो ये Mn+3, Mn+4, समझ गए, साइज डिक्रीज हो रहा है। Mn+2 का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ये कैटायन है, ये Mn+2 है, ये Mn+3 है, ठीक है ना, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5, ये +6, ये +7। तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn क्या हो रही है, इंक्रीज, +2 से +7 हो रहा है। साइज ऑफ Mn आयन, ये आयन हो गए ना अब सब, Mn आयन इज डिक्रीज, आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज। तो ध्यान दो बेटा, ध्यान देना, मेरे को कुछ इधर एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं रिवर्स स्लाइड किया। अब आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, ये हम फिर 11 में पढ़ चुके हैं बेटा। आयनिक पोटेंशियल जो होता है इसको हम phi से डिनोट करते हैं, और ये होता है चार्ज ऑन कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन, इसका रेशियो होता है। तो सीधी बात है, लेफ्ट राइट चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो phi वैल्यू बढ़ रही है, आयनिक पोटेंशियल वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, और साथ में साइज डिक्रीज हो रहा है तो भी phi वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मैं बात कर रहा हूं फजांस रूल की बेटा। फजांस रूल के अकॉर्डिंग क्या था, फजांस रूल के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो कैटायनिक स्फीयर और एनायनिक स्फीयर से मिलकर बना है। अब ये कैटायन का न्यूक्लियस है, ये एनायन का न्यूक्लियस है, ये तो कैटायन है और ये एनायन है। एनायन का साइज बड़ा होता है। ये बेटा ध्यान दो, एनायन कैटायन हो चाहे एनायन हो, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर ये गलत लिख दिया, ये प्लस है।
बेटा ये न्यूक्लियस है, एनायन का भी न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा, केटायन का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होगा, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है केटायन का, और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है एनायन का, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा। केटायन में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। एनायन में न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम है और उसके चारों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एनायन का जो न्यूक्लियस है, एनायन का जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता है या लूजली हेल्डेड होता है। मैं यह कहूं कि केटायन के अंदर क्या है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, साइज छोटा है, तो न्यूक्लियस का जो केटायन का जो न्यूक्लियस है, केटायन का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को स्ट्रांगली टाइटली अपने कंट्रोल में रखता है, या ये कहूं कि इस न्यूक्लियस का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे अच्छा है, तो ये रिजिडली बाउंडेड है, टाइटली बाउंडेड है। और यहां पर क्या है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, किसके कंपैरिजन में, इन इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो एनायन का जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को लूजली हेल्ड करके रखता है। तो जब केटायन और एनायन एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो केटायन तो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को संभाल लेता है, लेकिन एनायन अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को नहीं संभाल पाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, जो केटायन है वो तो ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है, लेकिन एनायन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिफ्यूज होके किधर ओवरलैप करने लग जाता है, किस तरफ ओवरलैप होने लग जाता है, केटायन पर। तो ये जो केटायन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है किधर शिफ्ट हो गई, एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई केटायन पर। या यूं बोलूं मैं कि एनायन का साइज बड़ा होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कंट्रोल में नहीं ले पा रहा है, लूजली हेल्डेड है, और केटायन का जेड इफेक्ट ज्यादा है, ये केटायन ज्यादा पावरफुल है, तो जब ये खिंचता है तो खिंच के इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन इन एनायन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन इन एनायन। तो ये हो गया पोलराइजेशन इन एनायन। और ये एनायन में पोलराइजेशन जो जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग उतनी अच्छी होगी, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन इन एनायन। मेरे हिसाब से जिन स्टूडेंट ने सीरियसली 11 किया उनको याद आ गया, हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये डिटेल में पढ़ रखा है, फजांस रूल, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को फजांस रूल क्लियर नहीं है तो मैं उनको बार बार कह रहा हूं कि मेरे केमिकल प्लेलिस्ट में जाके केमिकल बॉन्डिंग में चले जाओ, और आई थिंक 8th 9th 10th वाला जो वीडियो है, ठीक है ना, वो फजांस रूल का ही है, या तो 8th होगा या 9th होगा, देख लेना। 6, 7, 8, 9, 10 इन 4 वीडियो में से एक वीडियो में मैंने फजांस रूल को बहुत डिटेल डिस्कस कर रखा है, पूरा 1 आवर की क्लास है फजांस रूल पर, आप जरूर देखो उसको। और फिर मैं जब बात निकली है तो मैं तो आप सबको एक ही सजेशन दूंगा कि जब भी आप इनऑर्गेनिक स्टार्ट करो, सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग को एक बार रिवाइज कर लो। अगर आपके पास क्लासरूम नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उससे रिवाइज कर लो, और अगर नहीं है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर और उसके अंदर जो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के वीडियोस हैं, एक बार देख लो। उससे आपको 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। बच्चे बोलते हैं सर रटना पड़ता है, पता नहीं कहाँ क्या हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ बेटा ऐसा कुछ नहीं है, खाली 20% रटना, 80% अंडरस्टैंडिंग है। पर उन स्टूडेंट के लिए जिनका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग 11 का चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर है, अदरवाइज प्रॉब्लम, ठीक। तो जिनको प्रॉब्लम फील होती है इनऑर्गेनिक में, ठीक है, शेप्स में, हाइब्रिडाइजेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, बॉन्डिंग की नेचर में, कोवेलेंट बॉन्ड क्या, आयनिक बॉन्ड क्या, तो ये सारा आप एक बार 11 के वीडियो से देखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी देखो, मेरे को फजांस रूल थोड़ा सा इसलिए डिस्कस करना पड़ रहा है क्योंकि ये चैप्टर अब काम आता रहेगा इनऑर्गेनिक के अंदर। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ ये ध्यान रखो,
केटायन जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना ज्यादा एनायन में डिस्ट्रक्शन आएगा, एनायन का पोलराइजेशन होगा, खिंच के इसका शेप बिगड़ेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खिंच के इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि ये केटायन जितना स्ट्रॉन्ग होगा इसका पोलराइजेशन पावर उतना ज्यादा होगा। तो केटायन का तो होता है पोलराइजेशन पावर, केटायन का तो क्या होता है पोलराइजेशन पावर, वो जिसमें उसमें जितनी ज्यादा ताकत होगी केटायन में वो एनायन को उतना ज्यादा पोलराइज करेगा, और उसको जितना ज्यादा पोलराइज करेगा कोवेलेंट बॉन्ड इतना होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि केटायन कब ज्यादा पावरफुल होगा? केटायन तब ज्यादा पावरफुल होगा जब उसका साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मतलब छोटा सा है, न्यूक्लियस का कंट्रोल पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर रहेगा। मेरे पास अगर 20 जनों का बैच है तो पूरा एक एक बच्चे पे पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा मेरा, और अगर यही 200 का बैच है तो कंट्रोल नहीं रहेगा, कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर केटायन का साइज जितना छोटा होगा उसके न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर उतना ज्यादा होगा, ये ध्यान रखो। तो छोटा केटायन का पोलराइजेशन पावर, स्मॉल केटायन हैव मोर पोलराइजेशन पावर, और प्लस चार्ज ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा खींचेगा केटायन को, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा इस एनायन को के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसका मतलब केटायन का साइज छोटा होना चाहिए, केटायन पर चार्ज ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर मैं ये बोलूं जो मैंने ये कंसेप्ट बताया तो Mn+2 से लेके +7 तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्लियर हो गया कि इस Mn+7 का हाईएस्ट पोलराइजेशन पावर होगा। इस केटायन का क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पोलराइजेशन पावर हो जाएगा। यानी जब ये एनायन के पास जाएगा तो उसका शेप सबसे ज्यादा बिगाड़ेगा। Mn+7 अगर ये है तो इसका साइज बहुत जबरदस्त बिगड़ेगा। Mn+7 की रेपिड खतरनाक बढ़ती है, शेप जोरदार बिगड़ता है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज +7 है और साइज बहुत छोटा है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको आयनिक पोटेंशियल से डिफाइन करते हैं। आयनिक पोटेंशियल जो है वो है चार्ज ऑन केटायन वर्सेस रेडियस ऑफ केटायन, चार्ज ऑन केटायन वर्सेस रेडियस ऑफ केटायन। तो देखो इसका मतलब आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है केटायन का। आयनिक पोटेंशियल हमेशा किसका होता है, ध्यान दो वो केटायन का ही होता है। खैर वो इसके फॉर्मूले से भी क्लियर है, दोनों तरफ केटायन ही लिखा हुआ है। तो आयनिक पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा सबसे ज्यादा इसका, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन क्या हो गई, इंक्रीज। पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर केटायन का पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज इंक्रीज, टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्डिंग with anion with negative ion, tendency to form covalent bonding with anion मतलब नेगेटिव आयन इंक्रीज। ठीक है, किसी भी नेगेटिव आयन के साथ ये कोवेलेंट बॉन्डिंग अच्छे बनाएगा। यानी ये Mn+6 Mn+7 अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। Mn+2 और Mn+3 का पोलराइजेशन पावर कम है, यानी ये अगर ये Mn+2 है तो इसमें इतनी ताकत नहीं है, तो इसमें पोलराइजेशन कम क्रिएट करेगा। पोलराइजेशन कम क्रिएट होगा तो इस तरह की सिचुएशन कम आएगी। तो ये दोनों केटायन और एनायन एक दूसरे के आमने सामने हैं और अपने अपने चार्ज को अपने ऊपर लिए हुए हैं। मैंने क्या कहा, अगर ये केटायन इसको पोलर, जैसे इसका ये वाला एग्जांपल ले लो, तो इस एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो, केटायन अपनी जगह पर, एनायन अपनी जगह पर। केटायन में कोई केटायन जैसा है वैसा ही है, एनायन जैसा है वैसा ही है, तो ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे। अगर एनायन में पोलराइजेशन नहीं है या बहुत कम पोलराइजेशन है तो इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है। और अगर एनायन इस तरह से पोलराइज हो गया यानी इसके ऊपर ओवरलैप हो गया तो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, +2 और +3 जैसे Mn का हो गया, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे।
अब लेफ्ट टू राइट चले तो ये Mn+2 के कंपाउंड मोस्ट आयनिक होंगे, Mn+2 के कंपाउंड मोस्ट आयनिक होंगे, Mn+7 के कंपाउंड मोस्ट कोवेलेंट होंगे, Mn+2 के कंपाउंड मोस्ट आयनिक, तो इनके कंपाउंड क्या हो जाएंगे, इनके कंपाउंड हो जाएंगे मोस्ट आयनिक, मोस्ट आयनिक इनके कंपाउंड, और इनके हो जाएंगे मोस्ट हाईएस्ट कोवेलेंट। समझ में आ गया? मैंने 11 का भी थोड़ा जबकि इसमें टाइम खर्च हो जाता है, हमारा नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाती है, क्योंकि फजांस रूल 11 का है। आप एक बार जिसको फजांस रूल पढ़ जरूर लेना, आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आता है तो अच्छी बात है। तो ये मोस्ट आयनिक है, तो ये हमेशा ध्यान रखो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड जैसे Mn+2, Chromium+1, Scandium+3, Titanium+2, Copper+1, Copper+2, Zinc+2, Cobalt+3, इनके कंपाउंड आयनिक नेचर के होते हैं। Mn+6, Mn+7 कोवेलेंट, Chromium+6 कोवेलेंट, V+5 कोवेलेंट, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, और आपको एक्सपेंड करना हो तो किससे एक्सपेंड करोगे, फजांस रूल से। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात ये आती है कि अब मेरा क्वेश्चन है जो मैं अभी डिस्कस कर चुका कि Mn को +6 और +7 तक ले जाने वाले कौन से एलिमेंट होंगे। Mn को +6 और +7 तक, इसको +6 और +7 तक ले जाने वाले एलिमेंट कौन से होंगे, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। मैंने अभी बताया ये दम फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ही है कि Mn को +6 और +7 तक ले जाएं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो Mn+6 और Mn+7 के जो कंपाउंड हैं, ठीक है, वो कोवेलेंट होंगे, और लेकिन +6 और +7 के जो कंपाउंड है वो किन एलिमेंट के साथ नजर आएंगे, ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। आप देखो ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा नजर आते हैं KMnO4, K2Cr2O7, K2MnO4, CrO3, CrO2, Mn2O7, MnO3। ठीक है, तो कहने का मतलब आप देखो जिनोन जो नोबल मेटल है उसके साथ भी ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है। आप देख लो जिनोन के HCF2, HCF4 फ्लोरीन नहीं बना रहा है। आपने जिनोन का क्लोरीन के साथ कंपाउंड नहीं देखा होगा, लेकिन जिनोन का ऑक्सीजन के साथ भी होता है, HCO3, बी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो वही वाले रीजन है यहाँ पर। एनीवे, तो मैं थोड़ा सा ये एडिशनल कंसेप्ट इसलिए डिस्कस करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कोई ट्रिकी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत नहीं हो। ट्रिकी क्वेश्चंस को HOT क्वेश्चन भी बोलते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग। अब यहाँ पर यही हुआ। दूसरा एक चीज और ध्यान रखो जो बहुत काम आएगी, आपको बहुत काम आएगी, जो कोवेलेंट नेचर होती है, ये वाला रिलेशन याद रखो बेटा। आप बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ अपॉन बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर और कोवेलेंट नेचर अपॉन आयनिक। जो जितना ज्यादा किसी में जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है बेटा, किसी में कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसमें एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड एसिडिक हो गए। Mn+6 और Mn+7 के ऑक्साइड क्या हो गए, एसिडिक हो गए। ये बहुत अच्छी ट्रिक है हमको समझने के लिए कि अगर आपको रिलेटिव एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है, जैसे देखो Mn का, ये देखो MnO2, Mn2O3, MnO4, Mn2O5, MnO3 और Mn2O7, ये लास्ट वाला Mn2O7 है। ठीक है, अब अगर मैं यहां देखूं, ये ऑक्साइड है, ये +2 है, ये +3 वाला है, ये +4 वाला है, ये +6, +5 और +6 वाला है। अब अगर मैं लेफ्ट राइट आगे बढ़ता हूं,
क्या हो जाएगा, अब मैं लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ूंगा तो इनमें आयनिक कैरेक्टर तो क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर इन ऑक्साइड्स में, आयनिक कैरेक्टर इन ऑक्साइड्स में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि Mn+7 का पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। तो यहां यूं बोलूं कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो इनका बेसिक कैरेक्टर क्या हुआ, बेसिक कैरेक्टर इनका डिक्रीज हुआ। दूसरी बात करूं मैं तो वो ये है, अगर मैं कोवेलेंट कैरेक्टर के नजरिए से देखूं तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि Mn+7 का पोलराइजेशन पावर Mn+7 का पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और ये हमने ऐसा ऑब्जर्व भी किया कि ये जो दोनों ऑक्साइड हैं, इन दोनों ऑक्साइड में हमने बेसिक नेचर देखी, बेसिक नेचर देखी हमने। इन दोनों ऑक्साइड में हमने एम्फोटेरिक नेचर देखी, इन दोनों में एम्फोटेरिक नेचर देखी, और इनमें हमने एसिडिक नेचर देखी। तो कुल मिला के ये हुआ कि हमारे पास इस आज की ये जो अभी प्रेजेंट मैंने डिस्कशन किया, इससे बहुत सारी बातें आपके क्लियर हो गई। आप ये ध्यान रखो, हायर जो पॉइंट है उसको समअप कर रहा हूं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बनेंगे, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जेड इफेक्ट ज्यादा है, साइज छोटा है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज्यादा ताकत होती है सेंटर एटम को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने की, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। सेकंड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कोवेलेंट होते हैं और एसिडिक होते हैं, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले केटाइंस का पोलराइजेशन पावर ज्यादा होता है, वो एनाइन को ज्यादा पोलराइज करते हैं, ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, यानी वो ये एनाइन से इजीली ओवरलैप कर जाते हैं, एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से, क्योंकि ये उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयनिक होते हैं, बेसिक होते हैं, और Mn+2 Mn+3 मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड का पोलराइजेशन पावर कम होता है, तो वो एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच नहीं पाते हैं, तो उसके साथ फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रखते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप दूसरे एलिमेंट पे लगा सकते हैं, या Cr+1 लिख दिया, या Cr+2 लिख दिया, Cr+3। अब ये की ये चीज बेटा, अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं कि नहीं सर अदर एलिमेंट्स की बात करूं, तो ये हो जाएगा Cr+1, Cr+2, Cr+3, Cr+4, Cr+5 और Cr+6। तो Cr+5 और +6 के कंपाउंड कोवेलेंट हो गए, एसिडिक हो गए, +1 और +2 के आयनिक हो गए, और बेसिक नेचर के हो गए। तो इसी तरह से V+2 आयनिक हो गया, V+5 कोवेलेंट हो गया। तो आई थिंक अब आप समझ गए। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने जरूरी थे, क्योंकि इनसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अदरवाइज आपको लगेगा डी ब्लॉक तो रटने का है, नहीं, रटने का उनके लिए जिनके ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये देखो, ये हम ये तो पढ़ चुके हैं। ये देखो, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व इन फ्लोरीन एंड ऑक्साइड, ओके। द ट्रांजिशन एलिमेंट इन द +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली फॉर्म आयनिक बॉन्ड, अभी अपन डिस्कस कर चुके। इन कंपाउंड ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है, ठीक है, स्टेट फॉर्म विद फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये वाले +5 +6 ये यहां तक इनकी हायर ऑक्सीडेशन तक, इनको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचाने वाले फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही है। द बॉन्ड आर एसेंशियली कोवेलेंट, मैंने बता दिया। अब इनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो द बॉन्ड आर एसेंशियली कोवेलेंट। फॉर एग्जांपल इन पैरामैग्नेट आयन, ठीक है, पैरामैग्नेट आयन MnO4 -2 है, -2 होगा, सॉरी मैं वापस रीड कर रहा हूं बेटा। द बॉन्ड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट। फॉर एग्जांपल इन परमैग्नेट आयन MnO4- all bonds formed between manganese and oxygen are covalent, ठीक है। यही बात एक्सप्लेन की थी। MnO4- क्या हो गया, Mn पर +7 हो गया, और इसके यहाँ Mn पर +7 है, तो कोवेलेंट हो जाएगा। आई थिंक अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया।
अच्छा, within a group the maximum oxidation state increase with atomic, हाँ अब ये देख, एक मिनट इसको हटा देते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, अभी तक तो हम लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे थे। तो विद इन अ ग्रुप द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हम आयरन ग्रुप की बात करें तो आयरन ग्रुप में आयरन ग्रुप 8th ग्रुप है, आयरन, रूनियम और ऑस्मियम। ठीक है, तो आयरन से ज्यादा हेवी रूनियम है, रुथेनियम है, सॉरी, आयरन से ज्यादा हेवी रुथेनियम है और उससे ज्यादा हेवी ऑस्मियम है। तो आयरन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 एंड +3, और जो रूनियम ये करता है, रुथेनियम करता है, वो करता है +4, +6 एंड +8, और ऑस्मियम भी क्या शो करता है, +4, +6, +8। आप ध्यान देना, आपसे कोई पूछे कि हाई फर्स्ट, यहां देखो दो क्वेश्चन है, दो डिफरेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, पहला क्वेश्चन ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, तो Mn की। आप देखो स्कैंडियम की +3 और स्कैंडियम की +3 से Mn तक +7 जा रहा था, और Mn के बाद वापस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही थी, आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7। ठीक, लेकिन ये तो हुई फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात, जिसमें यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीक, तो मैग्नीक की +7, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक वापस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, सॉरी, पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक जाती है, तो +8। लेकिन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, ये तो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट टीएस का यानी 3D वाला, ये है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये है ग्रुप नंबर 8, ये है ग्रुप नंबर 8 पीरियोडिक टेबल का, जिसमें कौन से एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट हैं। ठीक है, और दूसरे एलिमेंट भी चल ही रहे हैं उधर, और ये हो गया थर्ड। तो थर्ड और सेकंड और थर्ड के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक जाती है, रुथेनियम और ऑस्मियम। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड बनता है, वेल नोन कंपाउंड है OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड पर ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है। तो ये ध्यान रखना आप कि ट्रांजिशन एलिमेंट के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8, 3D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 Mn की, और यहाँ हाईएस्ट होल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं तो रुथेनियम +8 और ऑस्मियम +8 तक जाता है। तो ये देखो, यहां से यहां एटॉमिक नंबर बढ़ गया, और एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ गई ग्रुप में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है विद इन अ ग्रुप द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर बढ़ गया। फॉर एग्जांपल शो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4 for example iron show the common oxidation state of +2 and +3, but ruthenium and osmium same group form compound of +4, +6 and +8 oxidation state. फिर आ रहा है transition metal also form compound in low oxidation state such as +1 and 0, यानी ये बोल रहे हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड तो बनाते हैं, लेकिन आपको ये गलतफहमी ना हो जाए कि वो हमेशा ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाते हैं, वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड भी बनाते हैं। जैसे देखो Cu2O में कॉपर +1 है, Cr2O में क्रोमियम +1 है। इसके अलावा ये ऐसे एलिमेंट भी हैं जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बना देते हैं, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे निकल टेट्रा, ये है आयरन निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। देखो इस पे निकल पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी न्यूट्रल है। आयरन पे जीरो है, क्रोमियम पर जीरो है।
तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि क्या ट्रांजिशन मेटल्स अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बनाते हैं, तो आपको आंसर देना है यस। जैसे निकल टेट्राकार्बोनिल, ये ओ नहीं लिखा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। इन निकल, आयरन और क्रोमियम अपने न्यूट्रल स्टेट में भी रिएक्ट करते हैं। तो ये लोवेस्ट +1 के भी कंपाउंड है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि निकल, आयरन, क्रोमियम आप देख रहे हो ये अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल भी दिया मैंने अभी। अच्छा, अब अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कि दो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड हैव अ कंप्लीटली फील्ड, जैसे ये देखो, ये वाला डिस्कशन है। मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास एक ग्रुप तो ये है, 12 ग्रुप कौन सा है? जिंक। पहले तो मैं डिस्कस करूं 12 ग्रुप को। तो 12 ग्रुप है जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d10 4s2, इसका है 4d10 5s2, इसका है 5d10 6s2। क्योंकि जो नेक्स्ट स्लाइड में दो क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो अब ये इनके जिंक, कैडमियम, मरकरी जो 12th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी में क्या है? जिंक, कैडमियम, मरकरी में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, एक भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन अब इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +10 +2, तो उसमें 3d10 होगा। कैडमियम का भी +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 10 हो गया। मरकरी का भी +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन होता है, 5d10 हो गया। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी ये तीनों के तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं होंगे, क्योंकि इनकी न्यूट्रल ग्राउंड स्टेट में भी फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है और इनकी +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी सारे फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल हैं। तो इसीलिए इनको, इन तीनों को हम, जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। अब हम बात करें 11th ग्रुप की। तो 11th ग्रुप जो है उसमें है कॉपर, Ag, Au। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d10 4s1, सिल्वर का है 4d10 5s1। क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सेम रहता है, और लेकिन वैलेंसी शेल बढ़ जाती है, ऑर्बिट एक एक करके बढ़ जाती है। या वैलेंसी शेल 4th है, या वैलेंसी शेल 5th है, या वैलेंसी शेल 6th है। और जो वैलेंसी शेल होती है वही पीरियड होता है। जैसे कॉपर का वैलेंसी शेल 4 है तो पीरियोडिक टेबल का पीरियड भी 4 है। सिल्वर का वैलेंसी शेल 5th है तो पीरियोडिक टेबल का पीरियड भी 5th है। गोल्ड का वैलेंसी शेल 6 है तो पीरियोडिक टेबल का पीरियड भी 6 है। अब देखो ये जो है ये इनके न्यूट्रल स्टेट में तो ये फुल्ली फिल्ड है, डी ऑर्बिटल सारे, लेकिन इसका एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर +2 है, जहां 3d9 मिलता है। सिल्वर भी Ag+ शो करता है, Ag+2 शो करता है। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि ये +2 शो नहीं करता है। ठीक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि AgF2 बनता है। क्या बनता है? AgF2 बनता है। सिल्वर फ्लोरीन के साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, और तो इसीलिए ना सिल्वर का एक कंपाउंड AgF2 ऐसा है जिसमें Ag+2 है। वैसे सिल्वर की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही देखी है, तो थोड़ा सा सिल्वर के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन हम सिल्वर को भी कॉपर +2 की तरह Ag+2 लिखते हैं, भले वो एक जगह दिखता तो है। और गोल्ड का भी एक है, गोल्ड भी Au+3 शो करता है। गोल्ड भी क्या शो करता है? Au+3। तो ये थोड़े से एक्सेप्शन है, 5d8 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर का +2 में एक पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होगा, सिल्वर प्लस इसमें भी पार्शियली फील्ड है, ये है। तो कहने का मतलब क्या है? कॉपर Ag Au के न्यूट्रल स्टेट में तो फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल है, लेकिन उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वहां पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल मिल जाते हैं। तो जनरली क्वेश्चन टीचर्स आपसे ये पूछते हैं कि कॉपर Ag Au में फुल फील्ड डी ऑर्बिटल होने के बावजूद भी हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्यों कंसीडर करते हैं? तो हम लिखेंगे कि उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, कॉपर की +2, सिल्वर की +2, Au की +3, इनके अंदर पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल है। इस वजह से हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर करते हैं। तो ये दोनों एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। ये देखो,
जो आप पोस्ट करके रीड कर लेना। दो कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड हैव कंप्लीटली fielded set of d orbital, yet they are considered as transition metals. Why? So these metals in their common oxidation state have incompletely filled d orbital. Copper +2 and Ag +2 in AgF2 मैंने मेंशन कर दिया has D9 and Au +3 has 5D8 configuration. Similarly, zinc, cadmium, mercury are generally not considered as a transition metal. Give reason. Zinc, cadmium, mercury 3D10, 4D10, 5D10 है इनका, have completely filled d substrate in their atom and ions +2 +2 +2 and hence these are not considered. यानी न तो जिंक कैडमियम मरकरी में partially filled d orbital है, नहीं जिंक +2 को कैडमियम +2 और मरकरी +2 में है. Why do transition element shows variable oxidation state? In the transition element, the energy of n-1 n-1 d orbital and ns orbitals are very close. Hence, electrons from both can participate in bonding. ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, इसलिए फटाफट रीड कर रहा हूँ. आप इसको पोस्ट करके रीड करके नोट्स बना सकते हैं. क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के और कुछ बुक्स के अच्छे. Why are Mn+2 compound are more stable and Fe+2 towards ये क्लियर कर दूं मैं. सिंपल सा कंसेप्ट है कि Mn, ये देखो Mn का Mn25 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d5 4s2. तो Mn का Mn+2, Mn से अगर मैंने Mn+2 बना दिया, Mn से Mn+2 बन गया तो इसमें हाफ फील्ड आ गया, और Mn से Mn+3 बनाया तो ये इनकम्प्लीट आ गया. ठीक है, ये Mn का हो गया. और ये देखो आयरन का हो गया Fe और Fe+2 एंड Fe+3. तो आयरन 26 मतलब 3d6 4s2, ये 3d6 4s0 और ये 3d5. तो आप देख लो Mn के +2 में तो Mn के +2 में हाफ फील्ड है और यहाँ ये दोनों में, तो ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है, दोनों में हाफ फील्ड है. तो Mn+2 और Mn+3 कौन ज्यादा स्टेबल है? Mn+2. इसलिए Mn+2 अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करेगा, Mn+3 +2 में जाने की कोशिश करेगा. इसी तरह से Fe+2 जिसको फेरस बोलते हैं वो फेरिक Fe+3 में जाने की कोशिश करेगा क्योंकि फेरिक ज्यादा स्टेबल है. मैं फिर भी आज की क्लास यही ओवर करता हूं क्योंकि अभी तो और भी क्वेश्चंस हैं और भी कंसेप्ट्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल, क्योंकि यहाँ मेन टॉपिक ही वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. तो बाकी बचा हुआ पोर्शन हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट. ओके.